नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान में और मैं हूं आपके साथ प्राची। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो क्या था, सबसे पहले तो आप ये देखिए। 022 175। अब खोलते हैं एसएससी का वेबसाइट। रिजल्ट आ गया है, इसी में खोजना है। विशाल कुमार B22 विशाल कुमार आ गया B22। ये क्या हुआ था? देखते हैं। क्या हुआ? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। Daddy, इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में इमोशन है, एक सपना पूरा हुआ है और सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। तो देर ना करते हुए हम सीधे उनसे आपको मिलवाते हैं। तो हमारे साथ है विशाल सिंह। विशाल, आपका बहुत बहुत लाइव हिंदुस्तान में स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशाल की जर्नी के बारे में। तो विशाल, आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो कैसी रही आपकी जर्नी? पर्टिकुलरली अगर एसएससी सीजीएल के बारे में बात करूं मैम, तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में, अगस्त में टू बी प्रिसाइज। और मैंने अभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ सीजीएल 2019। तो सीजीएल 17 दिया था, उसमें नहीं हो पाया था। सीजीएल 2018 दिया था, उसमें नहीं हो पाया था। और फिर ये थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो जो तकरीबन, और इसमें क्या होता है कि हर साल ये एग्ज़ाम नहीं हो पाता क्योंकि काफ़ी डिले होता है इसका एग्ज़ाम। तो लगभग 5 साल में 3 बार हुआ इसका एग्ज़ाम, जबकि अमूमन कोई एग्ज़ाम 1 साल में 1 बार होता है। तो स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी मुश्किल रहा, काफ़ी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हुआ। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। लाखों लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और उन सब की ये कहानी है। इस सारी फीलिंग से वो सब कोई जूझते हैं। तो आई वाज़ नो एक्सेप्शन। मैं भी था, बट ये अच्छी बात हुई कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ओवरऑल जर्नी अच्छी रही, लेकिन हाँ, स्ट्रगल रहा, लेकिन वो उसने एक स्पाइस अप कर दिया पूरे जर्नी को। बहुत मज़ा भी आया। तो विशाल, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप शुरू से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते थे या शुरू से आप मतलब आपका ये था कि नहीं बस सरकारी नौकरी पाना है? और मतलब शुरू से आप क्या बनना चाहते थे? मतलब एक होता है ना कि बचपन में इंसान कुछ सोचता है तो उस तरीके से। नहीं, मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में पटना, बिहार कैपिटल है का, पटना से भी तकरीबन 150 किलोमीटर दूर मेरा एक गाँव है, बहुत ही छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा। तो वहाँ पे मैं शुरू से रहा, 10th तक तो मैं कंप्लीट वहीं पे रहा। तो जो नहीं होता है वो एक कुआँ में मेढक होता है, उसको उतना ही जी। दिखता है जितना कि आसमान दिखता है, उसको उतना ही दुनिया लगता है। तो उस टाइम कुछ नहीं सोचा था कि कुछ बनना है इस टाइप का। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आपने बात की, सरकारी नौकरी करने की बात की, तो किसी के साथ किसी सरकारी दफ्तर में जाने का मौका मुझे मिला बचपन में। तो जब वहाँ की, स्पेशली बिहार में, जब मैंने हालत देखी वहाँ के ऑफिसेज़ की कि बाप रे! कि क्या हालत है यहाँ के ऑफिस की, यहाँ तो मैं कभी नहीं काम कर पाऊँगा। मतलब कि मेरे लिए एक तरह से नाइटमेयर था सरकारी जॉब करना उस वक़्त पे, क्योंकि जानकारी नहीं थी या कुछ भी। एक्चुअली 10th के बाद मुझे क्लियर हो गया मुझे आईआईटी में जाना था। आईआईटी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पैशन था उसका कि आईआईटी में ही जाना है, मतलब बिल्कुल सपना देख लिया था इसका। लेकिन इस सपने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितना एफर्ट करना पड़ता है, कितना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, इसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हमेशा से मैं अकेले ही रहा हूँ। एक होता है ना कि कई सारे आपके कंपेनियंस होते हैं या फिर पीयर ग्रुप होते हैं या बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, तो वैसा मौका मिला नहीं। तो कोई आइडिया नहीं था इसका। तो आईआईटी में कैटास्ट्रोफिकली फ़ेल हुआ, 2 बार दिया, 2 बार फ़ेल हुआ। अब तो मेरा ये पैशन था आईआईटी में जाना, और सोचिए कि आपका अगर पैशन आपको फ़ॉलो करने का भी मौका मिला और तब भी अगर आप उसमें फ़ेल हुए तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल चला गया नीचे। और उसके कुछ साल बाद मुझे एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला, और तब सरकारी नौकरी में क्या-क्या चीज़ें होती है एक्चुअल में, तब मुझे जानने का मौका मिला। नहीं तो मेरे मन में वही इंप्रेशन था शुरुआत से। लेकिन एक बार जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है अपनी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पाने का। ये मेरे लिए एक लास्ट अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि ग्रेजुएट में हो चुका था। और बिहार में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो अपार्ट फ्रॉम बीटेक या बीसीए या कोई तो आप कहीं भी जॉब सीक नहीं कर सकते हो। चाहे आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो,
आर्ट कुछ भी कॉमर्स वगैरह किया हो, तो बस आपको ग्रेजुएट करके बैठ जाना होता है। आप एम्प्लॉयड हो और आपको प्रिपेयर करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो बस ये मेरे लिए एक डू एंड डाई सिचुएशन था, और तो शुरू किया मैंने प्रिपेयर करना, और फाइनली टाइम लगा, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। आपको नहीं लगता कि 3-4 साल मतलब बहुत एक लंबा टाइम है किसी एग्ज़ाम को देने के लिए, तो कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं अब नहीं हो रहा है, बस अब मैं क्विट कर दे रहा हूँ? बिल्कुल, एक्चुअली 3-4 साल नहीं, एक्चुअली 5 साल है ये टाइम। तो बिल्कुल बहुत लंबा टाइम है, और मतलब मैं घर में हो या फ्रेंड्स हो, या मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो उसपे भी लोग कमेंट करते थे कि क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमसे होने वाला है नहीं, कुछ और कर लो। एक तो डिले भी काफ़ी होता है प्रोसेस, प्लस तुम हेट कमेंट्स। हाँ, हेट कमेंट्स भी आते थे कि तुमसे हो नहीं रहा है, प्लस तो दोनों चीज़ था कि एक तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है इसमें, और प्लस तुम्हारा हो भी नहीं रहा है, तो क्यों नहीं स्विच कर लेते हो, बैंक की तरफ चले जाओ, या फिर कुछ प्राइवेट नौकरी कर लो, कॉल सेंटर में जॉब कर लो, इस टाइप तो की क्या चीज़। आपने बीच में कोई इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम दिया था? नहीं, मैंने क्योंकि यही बात मुझे लगता है ना कि ऑप्शन रख सबको ही बोलते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, और बिल्कुल सही है, अपने सेंसिबिलिटी के हिसाब से सजेशन देते हैं लोग, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ऑप्शंस लेके चलते हो ना, तो आपका जो अल्टीमेट गोल है, वहाँ तक पहुँचने का चांस आपका कम हो जाता है। तो इन पिछले 5 साल में मैंने सीजीएल के अलावा सिर्फ एक फॉर्म भरा था रेलवे का, वो मैं किसी के बहकावे में मैंने भर दिया कि यार बहुत अच्छी वैकेंसी है, जॉब मिल सकती है। मैं एक बार फेल हो चुका था सीजीएल में तब तक, तो उसके कहने पे मैंने फॉर्म भर दिया, और हालाँकि अभी मेरा उसका भी रिज़ल्ट हो गया है, और फिर उसका फाइनल एग्ज़ाम था उसका, लेकिन उसको मैंने अब स्किप कर दिया क्योंकि इसमें मेरा हो गया, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो अल्टीमेट मुझे सीजीएल ही करना था, सीजीएल के अलावा मैंने और कोई एग्ज़ाम नहीं सोचा था, ना ही मैंने किसी और का फॉर्म भरा था सीरियसली। तो इस जर्नी में जो ये आपकी जर्नी रही है, काफ़ी लंबी रही है, तो कुछ फैमिली का एक होता है ना कि एक लिमिट होती है कि फैमिली वाले नहीं बोलते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद होता है कि घर वालों का प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो वो आपने कैसे हैंडल किया? एक बात मुझे याद है, एक इंसिडेंट कि फ्रस्ट्रेट था मैं थोड़ा-सा, सेकंड अटेम्प्ट में ही मैं फेल हो चुका था। तो ऐसे ही कोई मूवी देख रहा था मैं फ़ोन में, तो अचानक फ़ोन आ गया पापा का, तो उठाया, रिसीव किया, फ्रस्ट्रेट, थोड़ा गुस्से, मतलब इरिटेटेड था थोड़ा-सा। तो मैंने कह दिया कि क्या कर रहा है साहब? तो फ़िल्म देख रहे हैं। मतलब ऐसे पापा को नहीं बोला जाता ना ये सब चीज़ कि आप किसी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो, या ये सब नहीं बोला जाता, फ़िल्म देख रहे हो, इस टाइप की चीज़ें। तो मैं फ़िल्म देख रहे हैं। तो वो कहते हैं, ओह! अच्छा, अच्छा, बाद में करा क्या? मतलब डिस्टर्ब हो गया क्या? मतलब कि, और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, अच्छा ठीक है, बिज़ी हो फ़िल्म देखने में। तो इस तरह का सपोर्ट था उनका, मतलब क्रिटिसिज़्म तो कहीं भी नहीं, क्वेश्चन्स कहीं भी नहीं, और जब भी उन्होंने जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, हमेशा मुझे प्रोवाइड किया। और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि जो मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है फैमिली का, वो बहुत ही वीक है। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने किया है मेरे लिए, मुझे लगता है 50% मैंने थोड़ा कम बोल दिया, उनका 80% है, मेरा 20% कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन में। तो इस मामले में मैं लकी रहा हूँ, लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोग फेस करते हैं क्रिटिसिज़्म, ये सब। अभी आपने इससे पहले बोला था वीडियो वायरल के बारे में, जी। तो आपकी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है, जो कि आप भी देख सकते हैं, और आपको कैसा रिएक्शन रहा? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या आपको पता था कि मतलब ऐसा कुछ कंटेंट वायरल होने वाला है? या मतलब कुछ ऐसा माइंड में था कि नहीं ये मेमोरी है, मतलब मैं ये मेमोरी अपने अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहूँगा कि हाँ, ये वो चीज़ है? और दूसरा कि जो सोशल मीडिया है, जैसे आपकी वीडियो वायरल हुई, तो क्या चेंजेस आए? मतलब उस दिन से पहले से और उस दिन के बाद से, मतलब आपका लाइफ का जो डिफरेंस अगर बोलें तो मतलब आपको कैसा लगा? कुछ होता है ना कि लोग जैसे जब कुछ वायरल हो जाता है या फिर आप कुछ बन जाते हैं, तब लोग पूछने लगते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, लोग नहीं पूछते हैं। तो आपकी लाइफ में वो स्पेशल जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद कितना चेंज आया? जी, पहले तो मैम वो वीडियो की बात अगर मैं करूँ तो क्योंकि यूट्यूब पे ये ट्रेंड था कि रिज़ल्ट आता था तो लोग वीडियो बनाते थे, ये मैंने देख रखा था। तो एक उसमें व्यूज़ भी अच्छे आते थे, तो मैंने सोच रखा था कि आएगा तो एक वीडियो बनाऊँगा, इस थॉट से मैंने किया था। और दूसरा ये भी था कि एक मेमोरी है ना, मतलब आज तक एक पैर पे खड़े होने का ये मेमोरी है। कहने को तो 2 साल में खड़े हो गए थे, लेकिन एक्चुअल में तो अब जाके खड़े हो रहे हैं। तो उस वजह से एक वीडियो मुझे बनाने का मन था, और मैंने मतलब फ़ोन सेट कर दिया था टेबल पे, और मैं यहाँ बैठ के रिज़ल्ट देख रहा था। और ऐसा कुछ ख़ास वैसा नहीं था कि वायरल हो जाएगा या क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। खैर दुनिया भर के लोगों ने देखा है, मतलब कमेंट्स जो मुझे मिले हैं। तो चेंजेस की अगर बात करें तो हाँ, सबसे पहले तो अपने घर में ही
मतलब मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव है, जैसे कि मैंने कुछ बोला है कि कुछ सारे रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा है, लेकिन कुछ लोग हेट कमेंट्स वाले हाँ जो कुछ लोग होते हैं ना, वो टांग खींचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा डिमोटिवेट करते हैं, तो वो वाले लोग। तो पहले तो कुछ ऐसे लोग होते हैं रिलेशन में, जो कि हैं रिलेशन में क्लोज भी हैं, लेकिन आज तक उनसे मेरी बात नहीं हुई, ना ही फिजिकली कभी हम लोग मिले इस टाइप से, या फिर फ़ोन पे कभी नहीं। तो वही है कि बहुत सारे लोग जो पूछते नहीं थे, उनके कॉल्स आने शुरू हो गए, उनसे बात होनी शुरू हो गई। जैसे आपने अभी बात की हेट कमेंट्स की, तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम कितना भी बोल दें कि हेट कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन का एक पॉइंट ऐसा होता है कि हमें एक हेट कमेंट से मतलब ऐसे होता है कि वो हम 2 दिन 4 दिन या महीनों भी उससे परेशान हो सकते हैं। तो आप अपने जो जो भी आपका चैनल है या जो भी पर्सनली आपको कमेंट्स आए होंगे हेट कमेंट्स, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? मतलब क्या कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर हावी हो जाती हैं वो कमेंट्स, या फिर आप मतलब आपका टैकल करने का तरीका क्या है नेगेटिव कमेंट्स को? मेरा मैकेनिज्म ये था कि मैंने कभी किसी हेट कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, कभी भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि टाइम का भी इशू, और वो था कि मुझे उस लेवल पे नहीं उतरना है, कोई कुछ भी बोल रहा है। और ये जो हेट कमेंट्स है ना, ये आपके अंदर वो आग जला के करके दिखाना है अब तो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेट कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको हमेशा ड्राइव करते रहती है, तो मोनोटोनस हो जाता है ना कि एक कुछ खट्टा कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो वो हेट कमेंट्स वो एक्चुअली खट्टे फ्लेवर हैं, तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच टू द हेटर्स ऑल्सो। कमिंग टू द एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, तो आप उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें कि आप ऐसे नहीं ऐसे प्रिपेयर करो, या फिर कुछ अलग अगर आप टिप्स देना चाहें तो? जी। देखिए, आज से 5 साल पहले सिनेरियो बहुत अलग था। लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे कि वो घर पे रह के या गाँव में देहात में रह के प्रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन आज सब कुछ चेंज है। आजकल यूट्यूब पे इतना क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में बिल्कुल, हर कोई एक्सेस कर सकता है। अगर गाइडेंस की बात करें कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, उस मामले में टॉपर्स आपको गाइड करने के लिए हैं, एजुकेटर्स गाइड करने के लिए। तो अब वो टाइम नहीं है जब आपको ये कहे कि मुझे तो कोई गाइडेंस नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, आपके इंटेंट पे डिपेंड करता है। तो विशाल, एक आम सी धारणा बनी हुई है, कई लोग जिससे भी पूछते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने 12 से 18 घंटे पढ़ाई की है। तो क्या 12 से 18 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर एक स्मार्ट स्टडी आप करें? तो इसके लिए क्या एक स्ट्रेटजी हो सकती है पढ़ाई को लेके? देखिए, मैं सीजीएल एसएससी सीजीएल की बात अगर करूँ, जैसे मैंने बताया कि सिलेबस इसका काफ़ी छोटा है, और बिल्कुल भी 12-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इम्प्रैक्टिकल है पढ़ना। आप मैक्सिमम 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सेंसिबल है कि वो 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ना चाहें तो पढ़ें। लेकिन सिलेबस छोटा होने के कारण काफ़ी जल्दी इसको आप कवर कर सकते हैं, काफ़ी कम पढ़ के भी। मतलब 6 महीने तक डेली अगर आप 3-4 घंटे निकाल पा रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं फुल टाइम, वो भी इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो आवर्स बिल्कुल ही मैटर नहीं करते इस एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल भी नहीं। 2 चीज़ें हैं, एक तो आप में थोड़ा रिटेंशन पावर होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में रिटेन कितने देर में हो रहा है, कितने बार उसको रिवाइज़ करके हो रहा है। तो अगर वो आपका ज़्यादा है तो आपको कम पढ़ने की ज़रूरत है, अगर वो कम है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी 10, 12, 18 घंटे की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी जर्नी देखें, तो जैसे आपने बोला कि आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो आपको क्या लगता है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब क्या सोशल मीडिया स्टडी में हेल्प करता है या फिर डिस्ट्रैक्ट करता है? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि ठीक है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है। तो एक बैलेंस में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल फ़ोन सबके पास है, सबके पास 4G डेटा है अनलिमिटेड। तो उस 4G डेटा को आप किसी टॉपिक को पढ़ने में देते हो, खर्च करते हो, या रील्स देखने में खर्च करते हो, तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल। तो वो बाउंड्री लाइन आपको डिसाइड करनी है कि कितना देर आपको सोशल मीडिया पे फ़न करना है, लर्न करना है, या फिर खुद से आपको कितना देर पढ़ना है, उसको आपको डिमार्केट करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना। अछूते आप रह नहीं सकते हो कि ट्रेंड जो चल रहा है आप कंप्लीटली उससे अलग होके रहना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन लिमिट कर सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लास्ट, आप लाइव हिंदुस्तान के व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे? अपने एस्पायरेंट्स से ही कहूँगा, अगर कोई एस्पायरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए ही कहना चाहूँगा मैं कि आज के टाइम में कोई कंपटीशन अगर आप क्लियर करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप फ़िलहाल उस कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप में वो जो बात होनी चाहिए वो नहीं है फ़िलहाल आप में, तो आपको ना प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस को कट डाउन कीजिए
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये नहीं हुआ कोई बात नहीं वो कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। आज के टाइम में जितना कंपटीशन है, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी एक पर्टिकुलर टारगेट की तरफ कुछ भी हो, मैंने ये नहीं कहता कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही हैं। बहुत जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, छोटी से छोटी चीज़, चाहे आपको रील्स ही बनाना क्यों नहीं पसंद हो, लेकिन आप पूरा डेडिकेशन अगर आप दिखाएंगे किसी भी फील्ड में तो सक्सेस आनी ही है, चाहे सूनर आए चाहे लेटर आए, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो फाइनली मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा कि किस्मत आपका साथ दे, वो भी ज़रूरी है कि किस्मत से थोड़ा सा हमें जल्दी सक्सेस मिल सकती है, लेकिन हाँ, किस्मत अगर नहीं भी साथ दे फिर देर सवेर तो मिल ही जाएगी। तो ये थे विशाल सिंह, जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। उन्होंने शेयर किया कि क्या क्या हर्डल्स आए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेटेड रख सकती हैं जब आप किसी ऐसे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो लोग एसएससी सीजीएल 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव हिंदुस्तान के पेज को फॉलो करें।